बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, ईद उल अज़हा बड़ी ही शानदार तरीके से मनाई गई और इसी तरह हम ईद उल अज़हा को रुखसत करते हैं। और देखा गया इस ईद उल अज़हा के मौके पर भी जिस तरीके से इसार और कुर्बानी के जज्बे की हम हमेशा से बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें वही मिला। और लेकिन इसके साथ साथ जो महंगाई का एक बाज़ार गर्म रहा वो भी सबके सामने है। और आने वाली जो बात ये है कि ये बड़ा इवेंट था हमारे लिए, एक मजहबी त्यौहार था जिसमें बड़ी शान के साथ हमने मनाया और शान के साथ हम इसे रुखसत भी कर रहे हैं। अब इसके बाद एक बड़ा इवेंट होने वाला है और वो मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से है और वो है बजट की आमद। यानी कि पहले हमने ईद की आमद की बात की और फिर ईद मनाई और अब बजट की आमद होने वाली है। और देखना ये है कि जो आने वाला बजट है ये आवाम को कितना रिलीफ देगा और इससे हम कितनी एक्सपेक्टेशंस जोड़ें। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्स का बोझ है वो तकरीबन 38.5% तक हो चुका है। और इसके साथ अगर हम बड़े शोबों को देखें तो वो बड़े शोबे जो हैं वो मौसर तौर पर टैक्स नेट से में नहीं हैं, बल्कि उससे हमें बाहरी नज़र आते हैं, चाहे वो ज़राअत हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो रियल स्टेट हो या और बहुत सारे शोबाजात हैं जहां टैक्स आना चाहिए लेकिन वो उस तरीके से टैक्स दे नहीं पाते। और एफबीआर के हवाले से भी बात करेंगे। और देखना ये है कि इस बजट में सूरत हाल क्या बनती है। एक तरफ अवामी बजट की बात हो रही है और हर हुकूमत करती है कि हम बजट देंगे तो वो बजट अवामी होगा और अवाम के लिए होगा, तो दूसरी तरफ IMF की शराइत भी हैं। तो बड़ा सख्त किस्म का मुकाबला है IMF वर्सेस अवामी बजट। और देखना यह है कि औरंगज़ेब साहब और डार साहब की हिकमत अमली और उनकी टीम जो है इस हवाले से क्या काम करती है। और अगर देखा जाए टैक्सेस की शरह के हवाले से बात की जा रही है, IMF टैक्स बढ़ाने की बात कर रहा है, लीवीज बढ़ाने की बात कर रहा है। अवाम पहले ही बेचारे पिसे हुए हैं और फंसे हुए हैं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है लेकिन हुकूमत इस बात की दावेदार है कि जनाब लोगों को चीज़ें बड़ी सस्ती मिल रही हैं, लोगों को रिलीफ मिल रहा है। लेकिन अगर आप मार्केट में जाके देखें तो जो आम आदमी है, जो गरीब है, वो गैस को भी रोता है, वो बिजली को भी रोता है, वो इन तमाम के तमाम टैक्सों को भी रोता है और वो अपनी तनख्वाह को भी रोता है कि भाई मेरे जेब में जब पैसे पहुंचते हैं तो वो इतने महदूद और इतने कलील हो चुके होते हैं कि उससे मेरा महीना गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं जब भी जाता हूं मार्केट में तो अगर अभी हालिया से सूरत हाल की बात भी की जाए, अमेरिका ईरान इसराइल जंग की बात भी की जाए, मशरिक़ वस्ता की बात भी की जाए, आबनाए हुर्मुज़ की बात भी की जाए, तो तेल तो वहीं से आना है। और फिर साथ में ये कह दिया जाता है कि जी तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। अब तेल की कीमतें बढ़ गई हैं तो सारा प्रेशर जो है घूम घाम के आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे आता है। किराए बढ़ गए, अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ गई, जो चीज़ें आपने ख़रीदनी हैं वो बढ़ गई। इंडस्ट्री वाले कहते हैं हमें तवानाई के लिए जनाब पैसे दरकार हैं और वो इसी तरह से आएंगे, वहाँ से कीमतें बढ़ गई। और हुकूमत कहती है जी कि टैक्स 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 टैक्स, और वो डायरेक्ट है वो इनडायरेक्ट है। और इसी जंग में हम हमेशा से रहे हैं और इसी बहस में हम हमेशा से रहे हैं। सवाल ये है कि जो आने वाला बजट है वो कितना बिजनेस फ्रेंडली होगा, कितना एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होगा, वो कितना इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होगा या फिर नहीं होगा। तो इसी सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियात मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूँ। तो जनाब नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशी अमूर हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। जनाब इब्राहिम बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और सियासी मामलात को भी बड़े गौर से देखते हैं। तो दोनों शख्सियात का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। नईम सिद्दीकी साहब, ईद का तीसरा दिन और ईद तो गुजर गई, जैसा मैंने अभी कहा कि हमने ईद को रुखसत भी कर दिया है और ये तकरीबन ख़त्म ही हो रहा है वक्त। लेकिन ये फरमाइएगा कि कुर्बानी तो यकीनी तौर पे आपने भी की होगी, तो कितना जो है प्रेशर रहा है महंगाई के हवाले से। और अगर इस सारी सूरत हाल में आप देखें तो मंडी गए और मंडी के जो मामलात हैं और जिस तरीके से वहाँ पर आप देखें एक मुआशी अमूर मुआशी माहिर के हवाले से, मुआशी अमूर के माहिर होने के हवाले से आपने मंडी में आम बंदे की निस्बत चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से ऑब्ज़र्व किया होगा। तो क्या तजुर्बा रहा इस मरतबा और क्या सूरत हाल आपको देखने को मिले? बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब। सबसे पहले आपको और हमारे जो नाज़रीन हैं
सच टीवी के, उनको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। बिल्कुल आपने सही कहा कि अल्लाह ताला ने ये मौका दिया और मुस्लिम उम्मा ने हज के फ़रीज़े भी अदा किए और साथ सुन्नत इब्राहिमी पर अमल किया, जो कि हम पिछले 1400 साल से ज़्यादा इस पे अमल पैरा होते आ रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की बहुत नेमत है मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पे जैसे कि इसका माशी पहलू देखें तो ये है कि सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी और सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अब जब आप मंडी में जाते हैं तो ज़ाहिर है लोग एक एक साल से अपने जानवर की परवरिश कर रहे होते हैं, फिर वो जानवर जो है वो लेके मंडी में आते हैं इस नीयत से कि हम इसको बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। फिर जो लोग उसको ख़रीदते हैं वो फिर उसको लेके जाके सुन्नत इब्राहिमी पे अमल करते हैं, कुर्बानी करते हैं और फिर उसका गोश्त जो है ना बांटते हैं, उसकी जो खाल होती है वो खैराती इदारों को देते हैं। फिर वहाँ से वो खाल जो है एक बड़ी सर्कुलेशन हमारी एक टेंडरीज में जाती है, वहाँ से फिर जो लेदर वगैरह है उसे एक्सपोर्ट। तो आप देखिए कि कुर्बानी का जो हर पहलू है उसमें आपको इकोनॉमिक पहलू साथ साथ नज़र आ रहा होता है। यानी कि जो भी जानवर की जितनी भी अज्जा होते हैं वो सारे के सारे इकोनॉमिक बेनिफिट में भी कन्वर्ट हो रहे होते हैं फॉर द पीपल, और उसके साथ साथ नेकी भी लोग कमा रहे होते हैं। लेकिन अब इसमें जो सबसे जो फ़िक्रमंद पहलू ये है कि हम गुज़श्ता कई सालों से जो है ये बात करते हैं कि महंगाई हर साल पिछले साल से ज़्यादा महंगाई होती है। मसलन आप देखें कि इस साल जो कसाई का रेट था वो गाय के लिए 35 से 40 हज़ार रुपये था और बकरे के लिए 7 से 10 हज़ार रुपये था। तो ये भी महंगाई आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो इतना ज़्यादा खर्च कर सके। इसी तरह मंडी के अंदर पिछले कई दिनों से आपके रिपोर्टर्स भी जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं मंडियों की सूरत हाल। इस दफ़ा जानवर भी कम है और महंगा भी बहुत ज़्यादा है। उसकी कई वजूहत हैं, कुछ जोग्राफियाई मसाइल भी हैं, बॉर्डर के इश्यूज़ भी हैं। तो जो इस दफ़ा जानवरों की जो तादाद है वो कम थी और महंगाई बहुत ज़्यादा थी, और मैं समझता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता आम आदमी की रीच से ये चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि ये एक फ़र्ज़ इबादत है जो कि आपने करनी है इस लिहाज से कि अगर आप साहिब इस्तात हैं तो ज़ाहिर है हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं कुर्बानी करूँ। अगर आप साहिब इस्तात नहीं हैं तो आप उसको नहीं, तो ये वाजिब के ज़ोरे में बेसिकली आती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बला की महंगी। अब आप देखिए कि खाली कोई अच्छा नईम साहब, पहले तो ना जिस आम आदमी की बात कर रहे हैं तो आम आदमी से मुराद हमारा मुतवसत तबका है, वो जो अपर मिडिल क्लास भी, और दूसरा ये कि वो तबका जो तनख्वाहदार तबका है। जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि अब टैक्सों का बोझ जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर बहुत ज्यादा आ चुका है, तो उनकी भी ख्वाहिश होती थी और वो करते भी थे। लेकिन अब की सूरत हाल में चीजें जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी हैं। बिल्कुल जी, देखें अब तो जो है बाकी चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं और इस वक्त कोई बकरा भी जो है वो 70,000 रुपये से कम नहीं था और जो अच्छे बकरे थे वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए के थे। अब मतलब इस सूरत हाल में ज़ाहिर है हर शख्स का दिल करता है कि मैं कुर्बानी करूँ, लेकिन अगर वो कुर्बानी नहीं करता तो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो अल्लाह ताला की तरफ से ज़ाहिर है उसको रियायत तो है ना। लेकिन ये एक तकलीफ दे पहलू है कि एक इंतहाई अहम फरीज़ा जो कि हर एक शख्स अदा करना चाहता है और वो इस वजह से ना कर सके कि वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है और इस पर हुकूमत को भी सोचना चाहिए। और इस पर जो है जो मार्केट ड्रिवन जो फोर्सेस हैं उनको भी देखना चाहिए कि हम किस तरह ज़्यादा जानवर मार्केट में ला सकते हैं और उनकी प्राइसेस को कैसे बेहतर कर सकते हैं ताकि हर शख्स जो है वो कुर्बानी का फरीज़ा अदा कर सके, उनके बच्चे जो हैं वो अपने घर में जानवर ला के खुश हों। तो ये अच्छा, इस महंगाई का खाली जानवर से तल्लुक़ नहीं है, उससे एसोसिएटेड हर चीज़ जैसे धनिया है, प्याज है, टमाटर है, मार्केट में हर चीज़ इतनी महंगी हो गई थी कि आम दिनों के मुकाबले में 2 टाइम 3 टाइम उस चीज़ की जो है ना प्राइस जो है ना महंगी हो गई है। लेकिन एंड ऑफ द डे इन्फ्लेशन जो है वो हर साल इफ़ेक्ट करता है और हम हर साल यही बात कर रहे होते हैं
कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। ख़ास तौर पे इस वक्त जो है पेट्रोल की कीमतों की वजह से ट्रांसपोर्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा हुई है। से वो हम तो कह रहे, हम तो हर साल कह रहे होते हैं ना सर कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब जरा बेग साहब की जानिब बढ़ते हैं। बेग साहब फरमाइएगा, जैसा नईम सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम हर साल कह रहे होते हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो हुकूमती दावा होता है कि महंगाई कम हो चुकी है और महंगाई आहिस्ता 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 कम हो रही है, और हमारी इस मौजूदा हुकूमत का भी यही दावा रहा है। तो आपका कैसा तजुर्बा रहा इस सारी सूरत हाल में, और फिर उसके बाद हम जरा बजट की भी बात करते हैं। देखिए, हुकूमतें हमेशा बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हालांकि लोगों की नुमाइंदा हुकूमतें होती हैं, वो हमेशा झूठ का सहारा लेती है, झूठ बोलती है। उनको मालूम होता है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनको मालूम होता है कि महंगाई कितना ज़्यादा बढ़ी, उनको मालूम होता है कि लोगों के जेब में पैसे नोट नहीं हैं, कागज़ के टुकड़े हैं। जो एक महीना उसमें उन्होंने खर्च करना है कहीं से कमा के, तो वो 10 दिन के बाद उनके जेब में पैसे नहीं होते। एक तो झूठ का सहारा गवर्नमेंट्स को लेना ये इंतहाई अफसोसनाक है, उनको नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि लोग उन पर डिपेंड कर रहे होते हैं, स्टेट उन पर डिपेंड कर रही होती है, पीपल डिपेंड करते हैं, आम आदमी डिपेंड करता है। एक बात होगी। और दूसरा ये है, देखिए हम कुर्बानी की है, हमने कुर्बानी की बात कर रहे हैं, जाहिर है कुर्बानी ये तो हो ही रही है, जो आपको जिसको सुन्नत हम कहते हैं, लेकिन अवाम भी तो कुर्बान हो रही है ना। यही मैं कह रहा हूँ। कुर्बानी का मतलब ये है कि कुर्बानी का मादा अपने अंदर पैदा करना। जब तक हम अपने जहन में, अपने दिल में कुर्बानी का मादा पैदा नहीं करेंगे, तो रब का हुक्म जो है, रब की जो मंशा है, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे। हम बकरा ज़बह कर रहे हैं, हम दुम्बे ज़बह कर रहे हैं, हम बैल ज़बह कर रहे होंगे, हम गाय कर रहे होंगे, लेकिन कहाँ तक हमारे अंदर आम आदमी के लिए, लोगों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, हमसायों के लिए कुर्बानी करने का मादा, जिसको मिशनरी काम कहते हैं, वो कितना एक मेरा माइंडसेट बन सका है, इसको हमें देखना चाहिए, मुसलमानों को इन जनरल देखना चाहिए। और मैंने इर्द गिर्द, अपने इर्द गिर्द, जहाँ पे हमारे यहाँ बड़े लोग भी हैं, मेरा ताल्लुक डीजी खान से है, सरदार भी हैं जो लाखों करोड़ों की कुर्बानियाँ करते हैं, मैंने नहीं देखा कभी उन्होंने पिछले 10 नस्लों से जो लोग उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनके हमसाए उनकी ज़मीन पे बैठे हुए हैं, उनको उन्होंने 2-2 मरले ज़मीन उनके नाम पे कर दी हो। इसको कहते हैं कुर्बानी का मादा। ये कभी नहीं हुआ। वो बेचारे डिपेंडेंट के डिपेंडेंट रहते हैं, और बड़े आदमी वहाँ पे 1.5 करोड़ की भी कुर्बानी कर रहे होंगे, 50 लाख की कर रहे होंगे, लेकिन वो 2 मरले या 1 मरले का कोई एक कमरा बना के भी मैंने नहीं देखा अब तक। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा ये है, देखिए हम 2-3 चीज़ों से देखते हैं इस मौके को, कुर्बानी के मौके के ख़ास इस दफ़ा भी देखा है। वो ये है कि लाइफ स्टॉक हमारा कम हो रहा है। मैं आपको बताऊं, लाइफ स्टॉक को प्रमोट करने का कोई गवर्नमेंट का स्कीम नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है। बीमारियां आती हैं, आप यकीन करें, हमारे यहाँ देहातों में हमने देखा है लाखों करोड़ों में जानवर मर रहे हैं, किसी को न गवर्नमेंट को परवाह है, न सरकार को परवाह है, ना वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हुए हैं उनके माल मवेशियों के, ना उनको कोई परवाह है, ना कोई इंजेक्शन लग रहे हैं, ना कोई स्कीम बन रही है, लोगों का बीमारियाँ आ रही हैं, मर रहे हैं। एक तो यही, और दूसरा ये है कि लाइफ स्टॉक रखने के लिए वर्थ चाहिए आपको, आपकी फाइनेंशियल वर्थ चाहिए। फाइनेंशियल वर्थ आपकी कौन रखता है? माल बेसिकली नॉर्मली तो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड लोग रखते हैं, देहात के लोग रखते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत डाउन जा रही है आपकी। उसकी वजह से आपके पास माल मवेशी को रखने की वर्थ कम हो रही है। जब माल कम होगा और मंडी में आएगा तो डिमांड ज़ाहिर बढ़ेगी, लोग ज़्यादा अगर कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि माल महंगा होगा। महंगा हो गया तो आपके पास तो जो पैसे हैं उसी का आप माल लेना चाह रहे हैं। लेकिन आपने कहा ना लोग ज्यादा कुर्बानी करने के लिए तैयार हैं, अब तो बेचारे कोई तैयार भी नहीं होता, फिर भी माल महंगे ही होता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूं कि माल के वैसे गुर्बत है बेपनाह, लेकिन माल रखने, चूंकि माल शॉर्ट है, कम है, उसके मुकाबले में कुर्बानी करने वाले शायद ज्यादा हो, इसलिए महंगाई ज्यादा थी और हमेशा होती है। इस दफा भी मैंने देखी है कि महंगाई काफी ज्यादा थी। और दूसरा एक और, हमारे यहाँ देहात में हमने हमेशा ये देखा है, एक अरसा बहुत पहले हमारे बचपन में हम देखते थे कि लोग कुर्बानी बहुत कम लोग कर सकते थे।
वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और ज़्यादातर लोग उनके साथ वहाँ जाके खैरात के तौर पे गोश्त लेके अपने घरों में पकाते थे। दरमियान में एक बहुत सारा अरसा पाकिस्तान में आया जब ये चीज़ मिनिमाइज हो गई थी, जब लोग कुर्बानियाँ ज़्यादा कर रहे थे और आके खैरात के तौर पर हिस्सा लेने वाले लोग बहुत कम हो गए थे। लेकिन बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कई सालों से अब, और इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा देखा है कि कुर्बानी के दिन आपको खैरात वाले टोलियों में नज़र आते हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर भाग रहे हैं ताकि हमें गोश्त मिल जाके हम जाके अपने बच्चों को गोश्त खिलाएं। एक तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से उनको गोश्त कुर्बानी वाले दिन खिलाना मुश्किल हो जाता है। महंगाई का ये आलम है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों पे पॉलिसी साजी करना बेहद ज़रूरी है। ब्रेक पर का कहा जा रहा है बेग साहब। नाज़रीन हाजिर होते हैं, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई और बजट के हवाले से बात हो रही है और ईद भी गुजरी है और अभी गुजर भी रही है, तकरीबन गुजर ही चुकी है। जनाब नईम सिद्दीकी साहब फरमाइएगा, जिस तरीके से हमने मंडी के हवाले से भी बात की, बेग साहब ने लाइव स्टॉक के हवाले से भी बात की कि पॉलिसी कहीं पर नज़र नहीं आती, इसी तरह हम बारहा कहते हैं कि हमें जो है वो कैशलेस इकॉनमी की तरफ आना है और ये बार बार एजेंडा भी रखा जाता है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता। अगर अभी इसी मंडी की बात करें तो वहाँ पर भी अरबों रुपए की जो है पैसा जो है वो मार्केट में गर्दिश करता रहा, अरबों रुपए की जो रकम है वो मार्केट में गर्दिश करती रही और वो नकद फॉर्म में नज़र आती है। तो फिर इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए? और साथ ही जो है अभी कल बल्कि ईद शो में भी मेरे साथ जो है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, उस्मान शौकत साहब, तो वो अपना बता रहे थे कि हमने इस दफ़ा डिजिटलाइज किया है मंडियों को भी। तो इस हवाले से आप क्या देखते हैं, पॉलिसी में किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? जी देखिए, पाकिस्तान में कैश इकॉनमी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी कैश इकॉनमी चलती है, पार्ट ऑफ द टोटल इकॉनमी होती ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ इस तरह से ज़्यादा है कि 9,500 अरब से ज़्यादा जो कैश है इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजूहात क्या हैं। एक तो देखिए, आपने देखा होगा कि टैक्स का निज़ाम जो है ना वो हमारा मुनसिफाना नहीं है। अब टैक्स से कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी ट्रेडर, कोई भी शख्स जो है ना वो टैक्स से नहीं भागता, वो टैक्स देना चाहता है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि मैं टैक्स कैसे देना है, मेरे पे टैक्स की रेशो क्या है। अब आप पाकिस्तान में देखें, इस वक्त जो है इंडस्ट्री के ऊपर तकरीबन 64% तक टैक्स है और जो AOPs हैं वो भी 50% तक टैक्सेशन उन पे लगती है। और जो आपने भी क्रेडिट कार्ड की बात की तो वो भी 42% टैक्स दे रहा होता है। अब इतने ज़्यादा हैवी टैक्सेशन से आप मुझे बताएं कि कैसे सिस्टम चल सकता है, कैसे बिजनेस चल सकते हैं, कैसे दुकानों के किराए निकल सकते हैं, कैसे इंडस्ट्री का जो है आप अपना बोझ उठा सकते हैं और कैसे आप इंटरनेशनल मार्केट में खुद को जाके कम्पीट कर सकते हैं, कैसे आपकी प्रोडक्ट जो है वो, क्योंकि आपका मुकाबला दुनिया के उन तमाम ममालिक से है जो आपके इर्द गिर्द हैं और जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आपका मुकाबला बांग्लादेश से है, आपका मुकाबला वियतनाम से है, आपका मुकाबला और दुनिया के बड़े मुल्कों से, आपका मुकाबला अपने करीबी दोस्तों से भी है, क्योंकि बिज़नेस में जो है ना जी वो कोई किसी का सगा नहीं होता, हर कोई अपने मुल्क के लिए पैसा कमाना चाहता है और हम भी ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी जो है वो पैसा कमाए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ दे। बेशक कैश इकॉनमी को ख़त्म करें, अब गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की है, कोई बाज़ार जुमा बाज़ार वगैरह भी और कई ऐसे बाज़ारों में ऐसे सिस्टम राइज किया है कि जिसमें इकॉनमी कैश इकॉनमी भी अमल किया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट अब POS लगा रही है, इसके अलावा डिजिटल इन्वाइसिंग की बात हो रही, सारी बातें अच्छी हो रही हैं। मुझे किसी बात पर एतराज़ नहीं है सिवाय इस बात के टैक्स का निज़ाम जो है वो मुनसिफाना होना चाहिए। टैक्स जो है वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप देखें, आप टैक्स का रेट लोअर करें, आम जो लोग हैं उनको फैसिलिटेट करें, आप खुद को खुद देखेंगे कि आपका टैक्स बेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और फिर दूसरा बात ये है कि जो डिस्पैरिटी इन टैक्सेशन है ना वो भी बड़ा हर्ट कर रही है। अब देखें, एग्रीकल्चर का सेक्टर इतना ज़्यादा टैक्स में इन्वॉल्व नहीं है, अब देखें उस पर इतनी टैक्सेशन नहीं है। अभी IMF ने इस दफ़ा भी जो IMF का वफद आया है उन्होंने यही कहा है कि आप इसको जो एग्रीकल्चर है
उसको प्रॉपर टैक्स नेट में लेके आए, वो कि जब उसको भी अब टैक्स नेट में लेंगे। जबकि अगर जीडीपी में देखा जाए तो 5वां हिस्सा है ज़राअत और रिटेल का। देखो जीडीपी जो तो बेसिकली तो हमारी गुड्स और सर्विसेज और इंडस्ट्री, ये तीन चीज़ें मिला के हमारी जीडीपी होती है, जिसमें 21% हमारा तकरीबन ज़राअत का हिस्सा है। लेकिन टैक्स में ज़राअत का हिस्सा 1% से ज़्यादा नहीं है ना। अब बात ये है कि सर्विसेज जो है वो सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा टैक्सेशन में सर्विसेज का हिस्सा है, और जो ज़राअत है जो 21% है उसका हिस्सा जो टैक्सेशन में कम है। तो बेसिकली जिस चीज़ की देखें इस वक्त ज़रूरत है वो एक मुनसिफाना निज़ाम जो है टैक्सेशन का राइज करने की ज़रूरत है, और तमाम शोबा हाई जो रोज़गार हैं या शोबा हाई ज़िंदगी हैं उन सब को प्रो रेटा बेसिस के ऊपर टैक्स में लाने की ज़रूरत है और उनका टैक्स कम करने की ज़रूरत है। अब इशू ये है, देखिए बजट आ रहा है, बजट आने से पहले हमें ये देखना है कि हमें इस वक्त पाकिस्तान को मसाइल के, आप ये ईरान अमेरिका की वॉर में $65 से $126 पे ऑयल चला गया। अब ये देखिए ये जो वॉर है, ये मिलिट्री जो एस्पेक्ट था वार का वो टोटल ख़त्म हो गया 8 अप्रैल के बाद, और टोटली जो है ना ये एक इकोनॉमिक वॉरफेयर में चले गए। पूरी दुनिया ने शोर डालना शुरू कर दिया, हर मुल्क ने शोर डालना शुरू कर दिया कि भाई हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, हमारी परचेसिंग पावर कम हो रही है, हमारे लोग तंग हो रहे हैं, इस को ख़त्म करें, अपना हॉर्मुज़ को खोलें, ये चीज़ें ठीक करें, वॉर को ख़त्म करें। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि अब लोगों ने ये देखा, दुनिया ने देखा कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो बहुत बढ़ गया है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया, वाइटल हो गया है, उसको एड्रेस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए पाकिस्तान का देखा जाए तो मेन जो हमारी इनकम है वो क्या है? एक तो हमारी इनकम है जो लोकल टैक्सेशन है, जो हम जिसको हम लोकल रेवेन्यू कहते हैं। दूसरा हमारी इनकम है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तीसरी हमारी इनकम वो है जो हमारा डायस्पोरा बाहर बैठा हुआ है, वो पाकिस्तानी जो अपने मुल्क में पैसे भेजते हैं, वो तीसरी हमारी। चौथी हमारी जो आमदन आप कह सकते हैं या जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, वो हमारा जो लोन्स हैं या डोनर्स हैं, मल्टीलेटरल बाईलेटरल, उनसे हम लेते हैं। अब इस सारे किस्से में जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जो फॉरेन इनकम है वो हमारी जो डायस्पोरा है, हमारे जो पाकिस्तानी है जो बाहर से रेमिटेंसेस भेजते हैं वो है। और हमारी इंडस्ट्री की जो एक ग्रोथ है वो पिछले कई सालों से नहीं बढ़ रही, वो वहीं की वहीं खड़ी है, जबकि इस वक्त उसको $60 बिलियन तक, $50 बिलियन होना चाहिए। अब इस वक्त जो हमारा बेसिकली देखिए जाएगा इशू ये है कि पाकिस्तान एक स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ जो फेज से गुजर रहा है। उसके बाद हमारी उसकी वजूहत क्या हैं? हाई इलेक्ट्रिसिटी है, हाई गैस है, हाई फ्यूल है। इन्फ्लेशन की वजह से हमारे जो लोगों की बाइंग पावर है वो कम हो रही है। सैलरीड और जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, यानी कि वो लोग जो बैंकों के लिए काम करें या वो लोग जिनकी तनख्वाहें बैंकों में आती हैं, वो सारे के सारे ओवर टैक्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स है और वही हुकूमत के शिकंजे में है। इसके अलावा हुकूमत का जो मेजर खर्चा है, जो इनकम का जो मेजर खर्चा है वो डेट सर्विसिंग पे है, यानी कि हुकूमत जो कर्ज़ों का सूद देती है वो तकरीबन 8,000 अरब से ज़्यादा है। इस तरह IMF की कंडीशन बड़ी सख्त हैं। वो कहते हैं अपना फिस्कल डिसिप्लिन करें, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करें, आप अपनी इंपोर्ट को कंट्रोल करें। जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपकी एक्सपोर्ट कंप्रोमाइज़ होती है। आप देखिए कि लोगों ने पैसा बैंकों में रखना शुरू कर दिया था। 2-3 साल पहले बैंकों में 2 ट्रिलियन का डिपॉजिट था पब्लिक का, जो अब बढ़ के 3.7 ट्रिलियन का हो गया है। लोग कहते हैं हमें 10%, 5%, 8% जो भी मिलता है वो सुकून का है, हमें ना कोई टैक्सेशन का प्रॉब्लम है, ना हमें कोई इशू है। जबकि आप बिजनेस करने जाते हैं, आप यकीन करें एहसन साहब, आप मार्केट जाएं, मार्केट का सर्वे करें, जो इस वक्त हालात हैं, ना लोगों के पास परचेज पावर लोगों की बहुत कम हो गई है, लोग मार्केट में नहीं निकलते, बाइंग कम कर रहे हैं। मैंने इस ईद पे कई हमारे दोस्त जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं वो कहते हैं पहले होता था फ्रीजर वगैरह बहुत बिकते थे, इस दफ़ा हमारी वो सेल भी नहीं हुई। तो ओवरऑल इम्पैक्ट आता है। एक्सपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी बड़ी जो बाहर से नहीं आ रही है उसमें मुसलसल कमी हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट और बिजनेस जो है ना वो बंद हो रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, हालांकि उस पर टैक्स भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अभी देखें ये अपना हार्मोज के बंद होने से खाली ऑयल पे फ़र्क नहीं पड़ा, फर्टिलाइज़र पे फ़र्क पड़ा है। 33% से ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो है इस इलाके से आता है। अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन और जो SME सेक्टर है इसको अर्जेंट रिवाइवल की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो वाहिद सेक्टर है जो आपको
बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को लेकिन आप एलएसएम की बात कर रहे हैं, वो एलएसएम तो दिन ब दिन गिरावट का शिकार वही होती जा वही रही है ना। देखिए जो एलएसएम जो है जब गिरावट का शिकार होगी तो एसएमई सेक्टर जो है वो भी तबाही की तरफ जाएगा ना, क्योंकि वो एलएसएम के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस वगैरह जो हैं अगर ये आप कम नहीं करेंगे तो छोटा दुकानदार जो है, आप यकीन करेंगे छोटी इंडस्ट्री वाला वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ा इशू है ये। और फिर इंटरनेशनल मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप हो गया या अमेरिका हो गया, ये टैरिफ वगैरह लगने थे, ऑयल की प्राइसेस बढ़ने थे, वहाँ पे भी इन्फ्लेशन आया, वहाँ पे भी लोगों की बाइंग पावर जो है कम हुई है। जब वहाँ के लोगों की बाइंग पावर कम होगी तो वो आपकी जो अशिया हैं वो क्यों खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, जब कम खरीदेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट कंप्रोमाइज़ होगी। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए हम वो कौन सा इंसेंटिव जो हैं वो दे सकते हैं अपनी एक्सपोर्ट के लिए, अपनी आईटी के लिए, एसएमई के लिए, हाउसिंग के लिए। तो बजट को, आने वाले बजट को फोकस होना चाहिए ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन के लिए। कि देखिए हमारा ही 25 करोड़ की आबादी है और इस आबादी में 14 करोड़ आपका नौजवान है जिसको जॉब चाहिए, जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट। तो हुकूमत को ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए कि जिससे हमारी जो नई कौम है, हमारी जो नई पौध है उसको आगे जॉब मिले और वो अपनी स्किल डेवलपमेंट से, अपने स्टार्टअप से पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा के दें और ना कि फिर इम्पोर्ट पे, ताकि हमारा इन्हिसार कम हो। हम अपने मुल्क में डिलीशन प्रोग्राम के तहत अपने पुर्जे बनाएं, यहाँ पे गाड़ियाँ बनाएं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाएं और अपनी जो इंडिजिनस रिक्वायरमेंट है वो हम अपने इस मुल्क में पूरी करें। अब ये काम सारा तभी हो सकता है कि हमारे वो तमाम जो सेक्टर्स हैं, हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कॉमर्स, और ये जो हमारे जो एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड है, TDEPS हैं, ये सब लोग बैठ के हमारी इंडस्ट्री के साथ डिस्कस करें और हमारा जो 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 आपका बिजनेसमैन है उसको एम्पावर्ड करें, उसको कहें कि भाई हमें ये हमने आपको टारगेट दिए, आप हमें 50 बिलियन 60 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट दें और आप हमें बताएं हमें आपको क्या चाहिए। एक दफ़ा मैं समझता हूँ, देखिए अब ये टाइम आ गया है कि एक दफ़ा इनको मौका दें, टैक्स को रेवेन्यू ना बनाएं। आप ये मत समझे कि ये हमारी आमदन है, क्योंकि टैक्स इज द डिविडेंड ऑफ इकोनॉमी। अगर ये इकोनॉमी मूव करेगी, टर्नओवर होगा, एक आदमी 100 एम्प्लॉयज़ को रखेगा, एक आदमी 1000 एम्प्लॉयज़ को रखेगा, और जब उनका सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी होगी वो सब लोग जो है जब पैसे कमाएंगे वो आपको टैक्स भी देंगे। तो आप जरा हिम्मत करें और पॉलिसीज को इस तरह पॉलिसीज को एक्सटेंड करने की जरूरत है। बेग साहब फरमाइएगा, जिस तरह नईम साहब ने बड़ा खूबसूरती से अहाता किया है, मौशी चैलेंजेस का भी अहाता किया, अवामी सतह के चैलेंजेस का भी अहाता किया और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को भी अलाइन किया। आपको क्या लगता है कि कोई हुकूमत के पास इस तमाम असरात से बचने के लिए जो आने वाला बजट है इसमें कोई हंगामी प्लान है, कोई हंगामी इक़दाबात या मुतबादिल प्लान है, या फिर वही रवायती बातें हैं? नहीं, रवायती बातें, बिल्कुल कोई प्लान नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस करने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए इकॉनमी है क्या, फाइनेंस है क्या, कि महीने के अंदर जो आपकी इनकम है आपकी जेब में है, क्या ज़रूरियात ज़िंदगी आप उससे ख़रीद पा रहे हैं? क्या आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो रही है? आप अपनी बिजली, गैस, हर चीज़ के बिल पे कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को वही चीज़ें खिला रहे हैं जो उनको ज़रूरत है? नहीं हो रहा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इकॉनमी की, फाइनेंस की, सारी बिल्कुल फारग प्रोग्राम है, लोगों के लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसको एक नईम सिद्दीकी साहब ज़ाहिर है प्रोफेशनली उन्होंने बहुत, लेकिन एक सादा सी बात है, आपने टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है, आपने टैक्स नेट बहुत कम किया हुआ है, ये टैक्स लगाने वालों की तादाद बहुत कम है और ज़्यादातर वो तनख्वाहदार तबका ही है। तीसरी चीज़ ये है कि आप लोगों से टैक्स लेके उनको क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। इस वक्त अगर आपने टैक्स हाईएस्ट रेट पे ले गए हैं, टैक्स नेट बहुत कम साइज रखा हुआ है और फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे, इसका मतलब ये हुआ इन तीनों चीज़ों को रिवर्स कर रहे हैं।
अगर आपने इसको ठीक करना है तो आप तीनों चीज़ें, जिस आप अगर मगरब की तरफ जा रहे हैं आप मशरक़ की तरफ मुँह कर लें। आप ऐसा करें कि आप टैक्स का जो परसेंटेज है उसकी मिनिमम कर लें, नीचे ले आए, उसको आप 50% पे ले आए। अगर आप लोगों को 50% टैक्स ले रहे हैं लोगों से तो 25 पे आ जाए, आप 20 पे आ जाए। उसके बाद आप टैक्स नेट अपना बढ़ा दें। आप मैक्सिमम, अगर आज आप लोगों ने 50 लाख लोगों पे टैक्स लगा रहे हैं तो आप 1.5 करोड़ पे चले जाए, 2 करोड़ पे चले जाए। वो दे रहे हैं, लोग दे सकते हैं बाकायदा। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों चीज़ें जब आप रिवर्स करेंगे तो आपके रिजल्ट पहले की निस्बत बहुत बेहतर आएंगे। सही। जिस बंदे को आप जाके कहते हैं कि रिश्वत भी दो और 10,000 रुपया टैक्स भी महीने का दो, उस शख्स पे अगर उस दुकान पे 500 रुपया महीना आप टैक्स लगा दें, और दुकानों के साइज ये है कि आपने पहले 1 लाख दुकानों पे टैक्स लगाया हुआ है, आप 10 लाख पे लगा दें तो आपकी बेसिकली पैसा भी बढ़ जाएगा, लोगों पे बोझ भी कम हो जाएगा। अच्छा। जिनको टैक्स लगाया है उनको फील भी नहीं होगा। सही। ब्रेक पे जा रहे हैं बेग साहब, ब्रेक पर जा रहे हैं। नाज़रीन हाजिर होते हैं, साथ ही रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। बजट के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और टैक्सेशन के निज़ाम की बात भी हो रही थी, तो बेग साहब वहीं से बात को कंटिन्यू भी कीजिएगा और साथ में ये भी फरमा दीजिएगा, जैसा नईम साहब ने फरमाया कि इस बजट का जो है इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जॉब क्रिएशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ साथ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं इस सारी चीज़ों को सम अप करूं तो मैं ये कहूं कि आपको लगता है कि ये बिज़नेस फ्रेंडली होगा, आपको लगता है कि ये एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होगा, आपको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉसिबल बनाया जा सकता है, इसे पॉसिबल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? अच्छा, जो हम बात कर रहे थे उसका एक आखिरी छोटा सा पॉइंट ये है कि आपकी जो वर्थ होती है हुकूमत की, वो लोगों का ट्रस्ट होता है। लोगों का ट्रस्ट होता है जब आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, जिनसे टैक्स ले रहे हैं उनको आप दोबारा रीपे क्या कर रहे हैं, क्या रोड्स बेहतरीन हो गई हैं, क्या पुल बहुत अच्छे हो गए हैं, रेलवे सिस्टम आपने बहुत अच्छा कर लिया है, उनके घरों के बाहर सफाई बहुत अच्छी कर दी है, कहीं पे भी नहीं है पीछे हम जा रहे हैं। जब हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब जो ये हुआ कि लोगों का आपके साथ, टैक्स पेयर का आपके साथ ट्रस्ट लेवल है ही नहीं, ना होने के बराबर है। वो ये समझते हैं कि मेरा टैक्स का पैसा आप खा रहे हैं, आप अपनी जेबों में डाल रहे हैं, आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, आपकी आमदन बढ़ती जा रही है और आम आदमी की आमदन बहुत कम होती जा रही है। एक बात हो। और दूसरा, इस मुल्क के साथ ज्यादती ये हुई है कि शुरू दिन से ही हमने इसको पैदावारी मुल्क बनाने की बजाय इसको हमने मिडिल मैन यानी ट्रेड पे ले आए। सीधी सी बात है कि आप गंदम यहाँ से बाहर भेज दें, आप कमीशन कमा लें, आप चीज़ें मंगा लें, वहाँ से कमीशन कमा लें, आप उसका जितना डिफरेंस है वो आप कमा लें। आप दवाई बनाने की बजाय इंडिया से, दुबई से, ईरान से, कहीं से भी आप मंगा लें, उसमें से पैसा कमा लें। आप शुगर थोड़ी सी भी आपका ज़्यादा एक्सपोर्ट करके पैसे कमा लें, उसके बाद आप वही शुगर महंगी खरीद के लोगों को दें, उससे कमीशन कमा लें। जब ये हमने बेसिकली रविश शुरू की थी, इस मुल्क के साथ जुल्म और ज्यादती की थी, उसके बाद लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। लोग कहते हैं भी मैं 5 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट लगाऊं और कल इसके इनपुट्स जो हैं वो उसमें इतना ज़्यादा वेरिएशंस हैं कि आज जो यूनिट 5 रुपए का है कल मुमकिन है 12 रुपए का होगा। फिजिबिलिटी किस बुनियाद पे बनाऊं, और फिजिबिलिटी बना के अल्टीमेटली जब वो यूनिट चलेगा तो फिजिबिलिटी का क्या बनेगा। जो पेपर पे मैंने चीज़ें कैलकुलेट की थी मैथमेटिकली, वो सारी की सारी ख़त्म हो गई, वो रॉन्ग हो गई, कैलकुलेशंस गलत हो गई, फार्मूले गलत हो गए मैथमेटिकल। तो लोग इन्वेस्ट करने के बजाय लोग कहते हैं यार यहाँ से माल लो वहाँ दे दो, वहाँ से माल लो और यहाँ दे दो। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि आपका पैदावारी अमल रुक गया, आपकी इंडस्ट्री। जब लोग ये कहते हैं कि यार हम फलां मुल्क के साथ मुआहदे कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारा इतना बढ़ जाएगा, मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि आप एक्सपोर्ट करेंगे क्या भाई? आप पहले तो ये तो समझाया ना, आपके पास एक्सपोर्ट के लिए चीज़ क्या है? आप थोड़ी बहुत जो चीज़ें बना रहे हैं वो कंपैरेटिवली दुनिया की निस्बत आप 50% महंगी बना रहे हैं यहाँ पे, आप बेचेंगे क्या? आप 2 नंबर चीज़ें बनाएंगे। इवन 2 नंबर चीज़ें बनाने में भी बहुत सारे मुल्क हैं जो आपसे बहुत आगे खड़े हैं।
तो जब आपने शुरू दिन से अपना पैदावारी अमल आपने एस्टैब्लिश नहीं किया, जो इंडस्ट्रियल पैदावारी अमल है उसको एस्टैब्लिश नहीं किया, ट्रेड पे चले गए, कमीशनों पे चले गए, तो इस मुल्क का यही हाल होना था। और दूसरा कोई चीज़ अल्टीमेटली आपके पास जो चीज़ बची है वो आपकी एग्रीकल्चर है, और उसके बाद आपका लाइफ स्टॉक जो कि उसका हिस्सा है। तीसरा आपके पास होना ये चाहिए असूली तौर पे जो टूरिज्म है, ये जो डेजर्ट्स आपके हैं, ये माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ है, उसके लिए आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आप लोगों को बुलाने के लिए तैयार नहीं है, लोगों के लिए आपके पास कोई स्पेस नहीं है। लोग वहाँ से आते हैं, आप अपने पाकिस्तानी बाहर से ओवरसीज से वहाँ से आते हैं तो यहाँ लूट लिए जाते हैं। हालत तो ये है कि आप लॉ एंड ऑर्डर अपना ठीक नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ स्टॉक आपका नीचे जा रहा है और लोगों की अब वर्थ ख़त्म हो रही है लाइफ स्टॉक रखने के लिए। जब उसकी एक गाय मर जाती है, दूसरी गाय आप लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, वो तो लोगों से लस्सी मांग मांग के बच्चों को पिला रहा होता है, तो वो क्या माल रखेगा वहाँ पे। एग्रीकल्चर का ये आलम है कि आज गंदम कम हुई है कंपैरेटिवली, उसको महंगा होना चाहिए, लोगों को उस काश्तकार के पास पैसे आने चाहिए जिसने 4 महीने 5 महीने बीवी बच्चों समय दिन रात करके वहाँ पे काम किया है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। आप कहते हैं कि आपकी रोटी सस्ती होनी चाहिए, रोटी सस्ती होने के और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो पैदावारी अमल छोटा मोटा आपके पास रह गया है उसको तो इम्प्रूव करें जी। पैदावारी अमल रुक गया है और जो लेन देन है उसी के ऊपर हम जो है किफ़ायत किए हुए हैं और उसी का सहारा लिए हुए हैं। हालांकि हमें पूरी पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत है। नईम सिद्दीकी साहब फरमाइएगा, आपने टैक्सेशन की बात की और टैक्सेशन के निज़ाम की बेहतरी की बात की, तो वो कौन सी इस्लाहत हैं? क्योंकि हम रिफॉर्म्स की बात हमेशा से कर रहे हैं, हम कह रहे हैं माशी इस्लाहत होनी चाहिए, माशी इस्लाहत होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रही। अगर हम टैक्सेशन के शोबे की जिसकी आपने बात की कि उसमें बेहतरी लानी है, तो वो कैसे लाई जाएगी? और साथ ही अगर IMF के साथ लगा दिया जाए तो FBR के लिए वो कह रहे हैं तकरीबन 15.2 ट्रिलियन रुपए का जो हदफ है वो दे दिया गया है, तो लगता तो यही है कि ये भी तनख्वाहदार तबके से ही पूरा किया जाएगा। देखिए, जो इस दफ़ा का हदफ है वो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि 15.2 ट्रिलियन जो है, और उसके अलावा पेट्रोलियम लेवी का जो इस दफ़ा का हदफ है वो 1.73 ट्रिलियन है जी। तो ये जो टैक्सेशन की या निज़ाम है ना सर, देखें इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाली ये है कि जो फर्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन है ना उसको ठीक करने की ज़रूरत है। वहाँ पे कोई भी ऑफिसर जो है वो किसी को भी गलत नोटिस इशू ना करे, और ख़ास तौर पे वो उसको ये पता होना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे किसी को गलत नोटिस इशू किया या केस आगे जाके डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ हो गया या रिवर्स हो गया, तो उसको ज़रूर इसका अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। ख़ास तौर पे उसको जो गलत सेक्शन में नोटिस ना दे, जो उसके रेलिवेंट सेक्शन है उसमें नोटिस दे, और नोटिस देने से पहले उसको बिल्कुल स्टडी करें। देखिए, जब एक नोटिस किसी को भी मिल जाता है ना, तो वो फिर वहाँ से वो चलता चलता सुप्रीम कोर्ट तक ना वो कारोबार का कारोबार रहता है, वो सारा दिन इसी चक्कर में पड़ा रहता है कि मैं इसके से अपनी जान कैसे छुड़ाऊँ। फिर वो रिश्वतों के बाजार गर्म होते हैं, फिर वो पैसे देते हैं, जान छुड़ाते हैं। देखिए शायद वो सोचता होगा मैंने ये सोचा ही क्यों था कि मैं बिजनेस करूं। मैं बिजनेस करूं। अब देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं की जा सकती, दरख्वास्त की जा सकती है। मैं तो इसमें हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जब FBR में टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना है तो वहाँ टैक्स के प्रोफेशनल बैठाएँ, उनको ITO लेवल पे जो अफसर हैं वो सारे वो हों जिनको पता हो कि टैक्सेशन क्या है और हमने किस सेक्शन में किसी को क्या नोटिस देने हैं, और क्या ये कल को जब ये कमिश्नर अपील के पास जाएगा या जब कल जो को ट्रिब्यूनल जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अगर वहाँ से ये वापस हो जाता है और वो अनल हो जाता है तो क्या उसमें हुकूमत का टाइम नहीं लगता, क्या हुकूमत का पैसा नहीं लगता, क्या उस जो एसएससी है उसका टाइम ज़ाया नहीं होता, वो ज़हनी तौर पे परेशान नहीं होता। ये देखिए, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। हम बहुत सारी चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हम कहते हैं टैक्स लगाएं, ज़रूर लगाएं, सब पे लगाएं, लेकिन मुनसिफाना टैक्स लगाएं और उसको सोच समझ के टैक्स लगाएं, और ये ज़रूर करें कि जो लोग आपको नोटिस देते हैं, जो आपके ख़िलाफ़ गलत फैसले करते हैं और जो आपके खिलाफ नाजायज़ फ़ैसले करते हैं, अगर वो फ़ैसले जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं तो उनकी ACR में
उनकी प्रोफाइल में, उनकी जो आगे जो भी उनकी जो आपकी रिपोर्ट्स होती हैं उसमें ये लिखा जाए कि इनके कितने फ़ैसले इनके ख़िलाफ़ हुए, कितने फ़ैसले उनके हक़ में हुए। आप यकीन करें लोग बिल्कुल टैक्स से नहीं डरते, कोई आदमी टैक्स से नहीं डरता। यहाँ लोगों ने बेताशा टैक्सेस दिए हैं, ये बात नहीं कि नहीं दी, लोग डरते गलत टैक्सेशन से है। और उसके बाद पावर्स इतनी ज़्यादा हैं कि आप दुकानों पे बंदे बिठा देते हैं, दुकानें सील कर देते हैं, बैंकों से पैसे निकाल लेते हैं। तो यार ये जो आँख मचोली वाला काम है ना, ये अगर रहेगा ना तो देखें खौफ से, डर से कोई बिजनेस नहीं कर सकता। देखिए जैसे जैसे ऊपर आप जाते हैं, ट्रिब्यूनल जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, तो आपको इंसाफ मिलता है वहाँ से कि अब अभी देखिए सुपर टैक्स का मामला था, सेल टैक्स के कई मामला थे, 1500 पिटिशन जो हैं वो दायर थी, उसके बावजूद उन्होंने रिवर्स कर दी, लोगों को रिलीफ मिल गया। जब इतने साल के बाद रिलीफ मिलता है तो बंदे में काम करने की ताकत ही रहती। देखिए पूरी दुनिया में टैक्स का निज़ाम है, वहाँ भी लोग टैक्सेशन देते हैं, लेकिन लोगों को पता है कि हमने कितना टैक्स देना है और हमें कितने मसाइल होने हैं। यहाँ तो आपको पता ही नहीं होता कितने महकमों के साथ आपने डील करना है, कैसे काम करना है। और ये देखिए बड़ा छोटा बिजनेसमैन, आप देखें खुद ही आप एनालिसिस कर लें कि पिछले 20 साल में हमारी एक्सपोर्ट ने क्यों नहीं ग्रो किया, हमने दुनिया के मुकाबले में इतना पीछे क्यों रह गए हैं, हमें लोकल इंडस्ट्री हमारी तरक्की क्यों नहीं कर सकती, मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ सकी, मुल्क में आप जॉइंट वेंचर क्यों नहीं हो सके। तो ये सारी चीज़ें आप इस पर गौर करें, इस पर सोचें। हुकूमत को अभी शहबाज शरीफ साहब चाइना गए हुए थे, उन्होंने वहाँ पे भी जाके कुछ प्रोजेक्ट जो है ना वो साइन किए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है कि नया सीड वगैरह लाया जाए, आईटी के ऊपर काम। ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। देखिए पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, हम यहाँ से 50-60 बिलियन की एक्सपोर्ट, और लोकल मार्केट में ये जो 1.5 ट्रिलियन है ये कोई मसला ही नहीं है। सही नईम साहब यानी उस पोटेंशियल को यूज़ करने की यूज ज़रूरत करें, है। लेकिन एक जो है ना, एक जो देखिए रूल ऑफ लॉ और गुड गवर्नेंस, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अगर आप करेंगे तो लोग खुशी खुशी, क्यों लोग, आपने देखा लोग क्यों ऐसे बिजनेस में चले जाते हैं जहाँ टैक्सेशन जो छुप भी जाती है, मनी पार क्यों जाते हैं। इस डर और खौफ को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत शुक्रिया नईम साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इब्राहिम बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस खौफ को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला बजट है वो जिस तरीके से हुकूमती दावे हैं कि ये अवामी फलाह बहबूद के लिए होगा और इसमें अवाम को रिलीफ मिलेगा, तो इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।